अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया इज नॉट एज पावरफुल एज चाइना एंड रशिया, दिस इज व्हाट ट्रम्प थिंक्स। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा ममदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। भले सकलार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ महीनों में फॉरेन पॉलिसी के मामले में भारत के लिए अगर सबसे बड़ा एक सरप्राइज रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। भारत में कई आपने देखा होगा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कॉन्स्टेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इंडिया यूएस के रिलेशंस, जो सबको लग रहा था काफी स्ट्रांग होंगे, अचानक से ये रिलेशंस इतने स्ट्रांग क्यों नहीं दिख रहे। ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान क्यों अपीयर आ रहे हैं। और अब तो मैं ये भी देख रहा हूं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर लिख रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस इन लोगों का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली भारत को ना उस लीग में नहीं देखते जहां पर चाइना और रशिया है। ये बात रिसेंटली कही है एम के नारायणन साहब ने। अब यहां पे आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि ये कौन है, आज से पहले इनका नाम इतना सुना नहीं। अजीत डोवाल, जैसे आप लोग जानते हैं, भारत के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। डोवाल साहब भारत के 5वें एनएसए हैं, द 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में सरकार को सिक्योरिटी को लेकर एडवाइस करने के लिए एक प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, ये हमने साल 2004 में स्टार्ट किया था। पहले देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा जी, उसके बाद आए जे.एन. दीक्षित और उसके बाद आए एम के नारायणन। इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था। साल 2005 से लेकर साल 2010 तक ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। उस दौरान जैसे आप लोग जानते हैं 26/11 हमला भी हुआ था, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और अपने आप में आप एम के नारायणन साहब का करियर देखोगे, आईपीएस रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को आईबी को लीड कर चुके हैं एज डायरेक्टर, और उसके बाद ये भारत के एनएसए भी रहे। इनके बाद आए थे शिवशंकर मेनन, और फिर 2014 में आए अजीत डोवाल, जो अब 11 साल से लगातार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, द लॉन्गेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ डोवाल साहब से पहले जो भारत के 2 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, एम के नारायणन और शिवशंकर मेनन, इंटरेस्टिंगली दोनों ने ही आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, खुद आर्टिकल्स लिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और अपना एनालिसिस दिया है कि इनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप भारत को कैसे देखते हैं। अगेन, ये दोनों बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। जिस पोजीशन पे आज के समय डोवाल साहब हैं, इन दोनों ने इस पोजीशन पर लंबे समय तक काम किया है, और इसलिए आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जब ये कमेंट्स करते हैं, कुछ लिखते हैं, जो इंडियंस जो फॉरेन पॉलिसी में रुचि रखते हैं वो रुककर एक बार को सुनते हैं कि भारत के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आज के समय क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में और यूएस इंडिया रिलेशंस के बारे में। नारायणन साहब ने पहले तो यहां पर यह कहा है कि करंट जो यूएस पॉलिसी है ना, ये कोल्ड रियलिज्म पर बेस्ड है ना। ये बहुत, मैं कहूंगा, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। रियलिज्म का मतलब होता है मुझे नहीं परवाह आइडियोलॉजी की कि आप डेमोक्रेसी के समर्थन में हो, आप डिक्टेटर हो वगैरह, मुझे आइडियोलॉजी की परवाह नहीं है। रियलिज्म देखता है कि एक कंट्री को फायदा कहां पे हो रहा है। रियलिज्म काफी हद तक हेनरी किसिंजर ने शुरू किया था यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। ट्रंप जो आज के समय कर रहे हैं ना, ये रियलिज्म से भी कई कदम आगे है, कोल्ड रियलिज्म, कि एब्सोल्युटली किसी और चीज को लेकर इनको कोई परवाह नहीं है। यहां पे आप देख पाएंगे नारायणन साहब ने लिखा है, द यूएस पॉलिसी टुडे इज बेस्ड ऑन कोल्ड रियलिज्म एंड व्हाट द अदर कंट्री हैज टू ऑफर। ट्रंप को सिर्फ 2 बात की परवाह है, यूएसए को क्या मिल रहा है और दूसरा कंट्री ऑफर क्या कर रहा है या क्या कर सकता है। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ऐसे तो होता है नहीं, इसका देखिए उल्टा होता है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में अगर मान लो ट्रंप एक आइडियलिस्ट होते और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये आइडियलिज्म पर बेस्ड होती, तो ट्रंप कहते कि मेरे लिए देखिए ह्यूमन राइट्स या फिर माइनॉरिटी राइट्स या फिर कोई और एक इशू, ये सबसे ऊपर है। मैं एनवायरनमेंट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे यूएसए को 50 बिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा होना, क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी से लेकर कुछ समझौता नहीं करूंगा, या फिर डेमोक्रेसी के इश्यूज पर कहीं पर समझौता नहीं करूंगा। चाहे चाइना मुझको कितनी भी बड़ी डील दे, चाइना सिंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यूएस उनके साथ खुल के ट्रेड नहीं करेगा। ये होता है आइडियलिज्म। एक अच्छा नेता उसको माना जाता है जो बीच का मार्ग चुनता है, ना 100% रियलिस्ट ना 100% आइडियलिस्ट।
ट्रंप आज के समय ना ऑलमोस्ट 90 to 95%, एक्चुअली 100% ही आप कह लीजिए, क्योंकि ट्रंप को और किसी चीज के बारे में परवाह है नहीं। ये बिल्कुल कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं। और नारायणन साहब ने आगे यहाँ पर यह लिखा है कि ट्रंप के बारे में एक बात इनको ये भी दिख रही है कि ये इंडिया को उस लीग में नहीं देखते जहां पर चाइना और रशिया है। मतलब कि ट्रंप के माइंड में दुनिया ना, वहां पर कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत पावरफुल हैं। यूएस के मुकाबले तो किसी को ये मानते नहीं है। यूएस के नीचे मानते हैं कि एक ग्रुप है जहां पर चाइना और रशिया है। उसके नीचे एक और ग्रुप है जहां पे बहुत सारे देश है, उनमें ये इंडिया को डालते हैं। और यहीं पे आती है सारी प्रॉब्लम, क्योंकि उसके नीचे की जो ब्रैकेट्स है ना, वहां पे पाकिस्तान जैसे कंट्री भी आ जाते हैं। तो टेक्निकली ट्रंप के व्यू पॉइंट में ना, इंडिया पाकिस्तान में उनको इतना ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। उल्टा आप अगर यहां पर देखो, ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान यूएस को ज्यादा ऑफर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे, इवन पाकिस्तान हैड मोर टू गिव। लोकेशन के हिसाब से, जो इनके एयर बेसेस हैं, ईरान के पास प्रॉक्सिमिटी है, उस हिसाब से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मिनरल वाइज मैंने आप सबको बताया था, पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि जो हमारे रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, हम आपके साथ एक्सप्लोर करने को तैयार है। यह बात ट्रंप को बड़ी अच्छी लगी। और फिर भारत की जो ये नीति है कि हम देखिए कभी एलाई नहीं बनेंगे, हम ऐसा नहीं है कि 100% यूएस को फॉलो करेंगे। ट्रंप को ऐसा इंडिया नहीं चाहिए। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखो, किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा इंडिया सूट करता नहीं है। वो चाहते हैं कि इंडिया बस कंप्लीटली हमारे खेमे में आ जाए। ये जो बीच बीच में इंडिया हमसे डिसएग्री करता है, कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, ये उनको सूट नहीं करता है इतना। पाकिस्तान के केस में आप पैसा दे दीजिए, उसके बाद जो करवाना है आप करवा लो। अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करनी है, पाकिस्तान के एयरबेसिस तैयार है। ईरान पर स्पाइंग करनी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस तैयार है। तो पाकिस्तान के केस में भी ना, आप अगर सोच कर देखो, तो पाकिस्तान एक्चुअली ट्रंप को ज्यादा सूट करता है। और ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है, इंडिया ज्यादा कुछ ऑफर कर नहीं रहा है इस वक्त यूएसए को, ना ट्रेड के एस्पेक्ट में कि जी मतलब हम अपनी मार्केट आपके लिए ओपन कर देंगे, सब कुछ बेचो इंडिया में, और ना स्ट्रैटेजिक सपोर्ट के मामले में। क्योंकि ट्रंप तो चाहते हैं कि क्वाड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, यहां पर मिलिट्री एंगल लेकर आए, मगर इंडिया क्वाड को लेकर भी हेजिटेट करता है कि नहीं 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 नहीं, क्वाड में कोई मिलिट्री एंगल नहीं, सब कुछ बैलेंस करना है हमको। नाउ इंडिया की जो ये हेजिटेशन है, ये ट्रंप से पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट्स काफी हद तक बर्दाश्त कर लेते रहे, मगर ट्रंप जो कोल्ड रियलिज्म से आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां पे ट्रंप सीधा सीधा देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। मुझको ज्यादा एडवांटेज दिख नहीं रहे, तो इंडिया मेरी प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चलो ये अभी स्थिति है, स्थिति बदले कैसे? देखिए, भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। एक टाइम पर हम खुलकर एक नॉन अलाइंड कंट्री थे, अब हम ना नॉन अलाइंड है, हमने नई पॉलिसी बना ली है मल्टी अलाइंड, कि हम उनके साथ भी हैं इनके साथ भी हैं। ये पॉलिसी जच नहीं रही भारत को अभी के लिए। फॉर द टाइम बिंग मैं कहूंगा मल्टी अलाइनमेंट भारत को इतना सूट कर नहीं रही, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत को एक साइड लेनी होगी, तभी भारत प्रॉपरली वहां से बेनिफिट्स उठा पाएगा। नाउ अगेन, ये हम बात कर रहे हैं ट्रंप के अभी के 4 साल, ठीक है। हमें पता नहीं कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल में ट्रंप पर क्या नए प्रेशर आएंगे, क्या इनकी नीति चेंज होगी। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ट्रंप के अभी 4 साल निकाल लेते हैं, उसके बाद स्थिति अपने आप बदलेगी। चाइना ताइवान पे अटैक करेगा, चाइना विस्तार करेगा, अपने आप यूएसए को भारत की नीड होगी। बट उस केस में भी ना कहीं तो हमें क्वाड को लेकर ज्यादा एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। ये अपनी जो हेजिटेशन है ये छोड़नी होगी। तो ओवरऑल मैं देख पा रहा हूं, भारत के जो पूर्व एनएसए है ना, ये भारत की विदेश नीति को लेकर एक ही बात कर रहे हैं, बड़ा निर्णय लेने का टाइम निकट आ रहा है। अब वो टाइम गया कि आप बस ये बोलो कि भारत सबका मित्र है, रशिया का भी, यूएस का भी, इसका भी, उसका भी। कहीं ना कहीं एक टाइम पे जाकर हमें कुछ साइड्स लेनी होगी और डिसाइड करना होगा कि कौन सी साइड हमारे लिए बेस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप भारत के पूर्व एनएसए से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। जो लोग काफी एक डीप इंसाइटफुल कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि उन कमेंट्स को ज्यादा एक्सपोजर भी मिले। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट
बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि जो ट्रंप हैं जी, उनकी जो राजनीति है, अभी तो वो इस तरह की है कि समझ से बालातारी है और जिन चीज़ों को उनको करना चाहिए, वो बिल्कुल उनके मुखालिफ सिमत ही सारा कुछ कर रहे हैं। अपने देश के हित के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि भाई मैं आ गया तो अमेरिका के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर दूँगा, जंगें रुकवा दूँगा। ये बड़े-बड़े सिर्फ़ बयान ही थे। भाई साहब ने प्रैक्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारा कुछ उल्ट करके रख दिया। इंडिया का भी यही मानना था कि भाई ट्रंप जो अगर आ जाता है तो उसके साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं जिस तरह से यूएसए के साथ चल रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा मजबूत ताल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप के आते साथ ही फौरन चेंज आया कि इंडिया को वो वैल्यू वो देना ही नहीं चाह रहा जो इंडिया की वैल्यू बनती है। जानबूझकर इंडिया को वो ना कह लें कि एक किस्म का डिग्रेड करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका माइंड सेट एक बना हुआ है, उसका ये ख्याल है कि यूएसए सुपर पावर है। यूएसए सुपर पावर है भी है, इस बात में कोई शक भी नहीं है। और उसके नीचे वो देखते हैं एक ग्रुप के जो पावरफुल कंट्री हैं, उसमें चाइना और रशिया को तो गिनती में लेकर आता है, लेकिन इंडिया को वो उस ग्रुप में डालता है जो चाइना और रशिया से नीचे ग्रुप आता है, जिसमें काफी ज्यादा और भी कंट्री आ जाते हैं। तो उस ग्रुप की स्थिति इस तरह की बनाई हुई है भाई साहब ने अपने माइंड के मुताबिक। उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, फिर दूसरे कई कंट्री भी हैं। अब यहाँ पे ना इंसाफी ये आ जाती है कि यार इंडिया को छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है और एक पावरफुल खुद मुख्तार जो कंट्री है, आप उसको एक कैसे कह सकती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ या दूसरे छोटे मोटे कंट्रियों के साथ आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे बराबर कर सकते हैं कि वो एक ही जैसे हैं जी, बस ठीक है इंडिया भी वही है। अब इसको दर्द जो पड़ा हुआ है ना, वो यही दर्द है कि इंडिया ने जो इसकी रियलिटी दिखाई है कि भाई साहब को ऑपरेशन सिंदूर में जो क्रेडिट नहीं मिला, भाई साहब को वो कह लें कि एक जो अवार्ड होता है ना नोबेल प्राइज वाला, उसका नशा चढ़ा हुआ है और उसकी भागम दौड़ में लगे हुए थे। इंडिया ने भाई साहब की रियलिटी यहाँ पे बता दी है कि इनका तो कोई योगदान ही नहीं है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में। अब इसको दर्द ये पड़ा हुआ है कि यार जो क्रेडिट मुझे मिलना था वो इंडिया ने मुझे लेने नहीं दिया। अब ये जानबूझ के ना वो सारी चीजों को मद्देनजर रखे तो इंडिया को थोड़ा बहुत वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया की जो वैल्यू है ना, वो ये बंदा कम नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कर ले। अब इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, उन्होंने भी आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए हैं भाई साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए जी कि ट्रम्प जो है वो इंडिया को किस नज़र से देखता है। हालांकि इंडिया की एक जो वैल्यू जिस तरह से बनी हुई है, इंडिया को उस ग्रुप में डालना चाहिए जहां पे रशिया और चाइना है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल उनके साथ डिजर्व करता है कि इंडिया उस ग्रुप में होना चाहिए। और दूसरी साइड पर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के पास तो ना लेने के लिए कुछ है ना देने के लिए कुछ है। लेकिन भाई साहब के लिए जो सबसे अहम कंट्री इस वक्त अगर है तो वो पाकिस्तान है। और ये सबको पता है कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान की लोकेशन है, इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान की एक वैल्यू है भाई साहब की नज़र में। क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान भी साथ आ जाता है, पाकिस्तान की लोकेशन से ये उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ईरान को भी कर सकती हैं। तो ये तो सबको पता है कि यूएसए और चाइना की राजनीति होती क्या है, इस्तेमाल करना। किसी भी कंट्री के साथ जब मफाद परस्ती होती है, किसी भी कंट्री को जब इस्तेमाल करना होता है तो उसकी तारीफें करना, ये कहना जी कि ये बड़ा अच्छा कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके साथ चल रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिस पाकिस्तान के खिलाफ भाई साहब कभी बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। देखें जी, पाकिस्तान से सामा बिन लादेन को हमने टारगेट किया है और पाकिस्तान ने ये क्या किया, पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। अब फौरन पाकिस्तान अच्छा कंट्री हो गया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छा कंट्री कोई और है ही नहीं है। और यूएसए के पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से अच्छे ही चले आ रहे हैं। राजनीति जो है ना इस बंदे की, इसके देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है जिस तरह से ये चल रहा है। आए रोज इसके पास एक जो धमकी होती है ना टैरिफ वाली, अब लोगों को पता चल गया कि ये बड़े से बड़ी क्या बात कर लेगा, क्या हम टैरिफ लगा दें, इससे आगे इसके पास है ही क्या। तो इससे आगे ये कुछ भी नहीं कर सकता। अपने बिजनेसमैनों को नहीं भाई साहब ने बख्शा। इलोन मस्क जो है उनको धमकियां लगाना शुरू कर दी थी। बड़ा अच्छा दोस्त भी है वो इस बंदे का और बिजनेस के हवाले से भी काफी अच्छा रिलेशन है इनका। लेकिन उनको भी कहना शुरू कर दिया जी कि आप इंडिया में अगर बिजनेस करेंगे, आपके ऊपर इतने % टैरिफ लगा दिया जाएगा।
तो वो तो ज़ाहिर बात है कि बिजनेसमैन बंदा है, उसने इस बातों के ऊपर, इसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी और अपनी जो उसको फ़ायदे नज़र आ रहे थे, भाई साहब ने वही किया। अच्छा ही किया, उसने अपने बिज़नेस को डूबने नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो भाई साहब का वो हाल है कि खुद तो इसकी अपनी वैल्यू जिस तरह से ये चाह रहे हैं ना, वो इसको मिल नहीं रही और आए रोज़ कोई ना कोई भोंगी मार देता है, कोई ना कोई शोषा छोड़ देता है। इस तरह से इसकी जो राजनीति है ना, वो अभी बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हुई पड़ी है। बिल्कुल जी। और साबका जो एनएसए हैं, उन्होंने जो है वो जो आर्टिकल लिखा है उसमें जो है वो उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो रशिया से पीछे है, मतलब इंडिया अमेरिका के लिए, अमेरिका की नज़र में अमेरिका ये सोचता है कि इंडिया जो है वो कुछ नहीं है इन दोनों की आगे। तो जो है वो वाली अहमियत नहीं देता, वो वाली जो है वो ट्रम्प की अब सोच नहीं रही। ट्रम्प जो है पता नहीं क्या-क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि कौन-सी चीज़ जो है उसके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। इंडिया मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया जो है वो अमेरिका को भी जो है वो जवाब दे देता है, अमेरिका को भी जो है वो ना कर देता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा और मैं ये भी नहीं करूँगा। और जैसे कि ट्रम्प ने जो है मोदी जी को बुलाया था, दावत दी थी कि आप अमेरिका से होते जाएँ। तो अभी रिसेंटली तो जो है मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा, मेरे और बड़े जो शेड्यूल बने हुए हैं मैं उन पे जो है उनको फॉलो करूँगा फिर वक़्त। तो वो जो है उन्होंने साफ इनकार एक किस्म का कर दिया था ट्रम्प को। और ट्रम्प को जो है वो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि इंडिया जो है वो उसको ऐसे जवाब दे और इस तरह जो है उसको ना करे हर चीज़ में। और इंडिया जो है वो आँखें दिखाता है और वो चाहता है कि इंडिया उसके नीचे रह के काम करे, वो उसकी बात माने। अमेरिका की जो है वो हर कहना माने उसका, जिस तरह पाकिस्तान मानता है। लेकिन पाकिस्तान तो मानता है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान मान रहा है, हर कहना मानता है। जिस वजह से जो है ट्रम्प चाचू को जो है वो ये पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान जो है वो उसकी नज़र में बड़ा प्यारा मुल्क हो गया अब। और लोग भी बड़े जो है वो उसके लिए अच्छे हो गए हैं, लव करता है जी चाचू हमारा हमें। तो बड़ा जो है वो अभी पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव है और इसके मकसद सबको पता है कि क्या है, क्या उसने मतलब निकालने हैं, क्या नहीं निकालने हैं। बहरहाल ये है कि इंडिया जो है वो आँखें दिखा जाता है, इंडिया जो है काफ़ी पॉलिसीज़ पे मना भी कर देता है, ना भी कर देता है और वो चीज़ जो है ट्रम्प को जो है खटकती है और ट्रम्प जो है उस तरह वैल्यू नहीं दे पा रहा अभी। तो ट्रम्प जो है वो अगर इंडिया को जो है वैल्यू देगा तो बाकी जो उसका कहना मानते हैं वो पीछे हट जाएँगे। तो ट्रम्प चाहता यही है कि इंडिया जो है उसके ब्लॉक में आ जाए, उसके उसका कहा माने और उसी से सारा कुछ ले। ये रशिया और ये चाइना इनके साथ ट्रेड ख़त्म करे, रशिया के साथ ट्रेड ख़त्म करे और जिसको कहेगा उसके साथ इंडिया ट्रेड करे। और ये ट्रम्प को भी पता है कि इंडिया भाई मार्केट बहुत बड़ी है। तो इंडिया अगर उसके कैंप में आ जाता है तो वो जहाँ पे जिस मुल्क को भी चाहेगा थ्रेट करने की कोशिश भी कर सकता है कि इंडिया को कहे कि उसे ये चीज़ परचेज़ नहीं करनी, इंडिया मना कर दे। तो ये ट्रम्प चाहता है। तो लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं दे रहा। इंडिया भाई खुद मुख्तार मुल्क है और अपनी पॉलिसियाँ हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है वो उसके सारे ये जो ख्वाब है ना उस पे पानी फेर रहा है। तो इसलिए उसको जो है इंडिया बुरा लगता है और वो वैल्यू नहीं दे पा रहा अभी। तो पाकिस्तान का तो सबको पता ही है। पाकिस्तान जो है वो ट्रम्प के बड़ा जो है प्यारा बना हुआ है इस वक़्त। और ईरान और इज़राइल की वजह से ही था कि ईरान का साथ ना दे दे कहीं जो पाकिस्तान है, तो इसलिए उसने जो है वो दावत भी दे दी और बुलाया भी और उधर सारा कुछ जो है वो मामलात भी तय हुए, जो भी हुआ। तो वो सिर्फ़ ईरान की वजह से ही था कि ईरान का जो है साथ ना दे दे और जो है वो नोबेल पीस में जो है उसकी मदद भी करे। और ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया था कि जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए, ये हकदार है, क्योंकि ये ट्रम्प ने कहा होगा। और जी पीस करवाया है और पाकिस्तान को साथ मिलाया है दुनिया में ये दिखाने के लिए कि जी इंडिया पाकिस्तान की मैंने ही वार रुकवाई थी। पाकिस्तान उसका सबूत है क्योंकि पाकिस्तान भी उसमें जंग में था। तो इंडिया ना माने लेकिन पाकिस्तान तो मान रहा है ना। तो ये चीज़ें सारी जो है वो सिर्फ़ उसको अपनी है और अपने मुल्क की है बस। उसको बाकी किसी की नहीं है। अपनी उसको ये है कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए बस। मेरे ख़्याल में उसको नोबेल प्राइज़ अब मिल जाना चाहिए बेचारे को। चलें कोई जो है वो नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद जो है वो शायद हो सकता है कोई उसका दिमाग जो है कुछ और चीज़ सोचने पे भी लग जाए। अभी उसका दिमाग सिर्फ़ यही है नोबेल प्राइज़ मिल जाए, नोबेल प्राइज़ मिल जाए।
पाकिस्तान और इंडिया की सीज़ फायर जो है वो करवाने का दावा करता है, उसके बाद इसराइल और ईरान की जो है सीज़ फायर और अपने साथ जो है सीज़ फायर करवाने का दावा करता है। तो पीस जो है वो मेकर बना हुआ है। तो जो उसने कहा था इलेक्शन में कि मैं पीस करवाऊँगा, मैं जंगें रुकवाऊँगा, और वो ये चीज़ साबित करना चाह रहा है कि देख लीजिए मैंने जंग रुकवाई, मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, मैंने इसराइल ईरान की जंग रुकवाई। अब जो है यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो रुकवा नहीं पा रहा। तो लेकिन ये है कि वो सिर्फ़ नोबेल प्राइज़ का भूखा है। तो वो सिर्फ़ चाहता है कि मेरे सामने सारे जो हैं वो मेरे सामने रहें, मेरे नीचे रहें, मैं उनका बॉस बन के बैठा रहूँ और कोई भी मुझे ना करे। अब यूक्रेन को जिस तरह बिठा के जो है वो इंसल्ट की गई उसकी, यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर की, तो इसी तरह जो है वो चाहता है कि सारे जो है मेरे साथ इस तरह ही रहें। तो बहरहाल अभी जो है वो देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो है वो एनएसए जो साबका हैं, उन्होंने बात ठीक कही है कि ट्रम्प के लिए जो है वो इंडिया अभी जो है अभी तक कि 4 साल है, उसके बाद कौन आएगा, हुकूमत चेंज होगी अमेरिका की, हो सकता है वो प्रो इंडियन हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ट्रम्प फ़िलवक़्त जो है वो एंटी इंडिया हुआ पड़ा है। बिल्कुल ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है और ये एक नज़रिया भी है और लोगों की सोच भी है और जो आप ये कुछ अर्सा पहले कह लें 2-3 मंथ पहले जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह ने ट्रंप ने रिएक्ट किया है और एवरीवन नो दैट कि यार ये चाहता क्या है और क्या स्ट्रेटजी है। पास्ट में देख लें जब ये इक़्तिदार में नहीं आया था उस वक़्त सूरत-ए-हाल और थी। लेकिन जिस कंट्री को ये हाथ डालना चाह रहा है और अंडर लेना चाह रहा है, भाई वो खुद मुख्तार है और वो भाई अपने फ़ैसले जो है वो खुद करते हैं और उन्होंने देख लिया है एलन मस्क का क्या हाल हुआ है। वो उसका सबसे करीबी दोस्त था और जब से उसके साथ जुड़ा उसने कहा शायद बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा अप्रोच करे, आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके शेयर गिरने शुरू हो गए, कंपनी नीचे जाना शुरू हो गई, उसने छोड़ दिया और अब उसको ही ये गालियाँ दे रहा है, उसको ही बुरा-भला बोल रहा है और वही टेक्नोलॉजी के जो गुण गा रहा था कि टेक्नोलॉजीज़ बुरी होती है, ये है, वो है, वो उसके खिलाफ हो गया। तो इट्स मीन्स कि इसकी नेचर ऐसी है कि भई जो इसके साथ चलेगा ठीक है, जो इसके मुखालिफ खड़ा होगा, भले वो राइट पे हो और लेकिन ये है कि ये उसके मुखालिफ हो जाएगा और उसके बिहाफ़ पे क्या लें कि बयान नहीं देगा, उसका साथ नहीं देगा। यही चीज़ वो इंडिया के साथ कर रहा है और वो जो ट्रंप ने इनवाइट किया था मोदी सर को, अगर वो चले जाते तो एक अलग सिनेरियो होना था। अभी वही जो है ट्रंप जो है इग्नोर कर रहा है इंडिया को और कुछ समझ नहीं रहा। वही ट्रंप जो है इंडिया के बिहाफ़ में बयान दे रहा होता अभी नाउ ऑन, कह रहा होता बहुत अच्छा है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, ये है, वो है, तो उसने वैसे करना था। पाकिस्तान ने दिया साथ और सब जानते हैं कि क्या सिचुएशन हुई, किस तरह हुआ और वो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो वो सबको पता है, तो इसीलिए भई चहेते हो गए हैं हम लोग, पाकिस्तानी जो हैं, उसे अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। कभी टेररिस्ट लगते थे, नाउ ऑन वो टेररिस्ट वाला जो है वो उन्होंने साइड पे रख दिया, ख़त्म नहीं किया, साइड पे रख दिया। हाँ, ये बोलता ट्रंप कि यार पाकिस्तानी जो है वो टेररिज़्म के जो इल्ज़ामात लगे या जो कुछ भी हुआ, वो एक फ़ेक चीज़ थी, प्रोपेगेंडा था, ये है, वो है, ऐसे बयान देता तो शायद हमें लगता कि यार ये पाकिस्तान का प्रॉपर साथ दे रहा है और लंबी दोस्ती जो है वो चलेगी अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका को पता है भाई हमने अंडर लिया हुआ है इनको, ये हमारे इशारों पे चलेंगे, तो वो कंट्री इधर-उधर चली जाए। अब वो कंट्री भी वोट नहीं करेगी उसे नोबेल प्राइज़ के लिए तो और कौन करेगा? वो इंडिया को भी इस लाइन में लाना चाहता था और वोटिंग जो है वो बढ़ाना चाहता था। इंडिया को अगर बयान आ जाता तो उसकी वोटिंग बढ़नी थी और भाई वोटिंग बढ़ती जितने गवाह बढ़ेंगे उतनी वो इम्प्रूव होगी, वो चीज़ ऑथेंटिक हो जाएगी। तो अभी लोग जो है उस नोबेल प्राइज़ को और उस चीज़ को मान नहीं रहे, कह रहे हैं फेक है, फ़िज़ूल है, तुमने किया क्या है? तुमने कहा कुछ था, कर कुछ रहे हो, उसके अपने लोग जो हैं उसके अगेंस्ट होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो तुम अच्छा कर रहे हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर के लिए ख़राब कर रहे हो हमारे, मतलब मुल्क के जो है कह लें ताल्लुकात जो है दूसरी कंट्रियों के साथ, वो ख़राब कर रहे हो तुम। तो भाई एक कह लें कि वर्ल्ड पावर जो है उसको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि आने वाले वक़्त में हालात जो है किस तरह रखने हैं और किस कंट्री के साथ मुझे किस तरह चलना है। तो उसने होल्ड करना है, उसने सब कंट्रियों को मर्ज रखना है और ये सोचना है कि इन हितों में सुकून रहे, अमन रहे, लेकिन वही फ़साद जो है फैला रहा है और वही ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ट्रंप का लास्ट ये होगा और वो चाह रहा है कि भाई मेरा नाम आए,
तो भाई नाम पॉजिटिव वे में नहीं आएगा, नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तुमने पॉजिटिव वे से की थी लेकिन एट द एंड तुम अपना असर दिखाना शुरू कर दिया ट्रंप पे। तो वो सिचुएशन जो है आप इंडिया को हजम थोड़ी होगी, कोई कोई उसे आंखें दिखाए और वो जो है इन सब कंट्रियों से, चाइना और रशिया और इन कंट्रियों से नीचे दिखा रहा है। तो उस दिखाने से कुछ नहीं होगा। इंडिया जिस पोजीशन पे है वो अपना आप दिखा रहा है, मनवा रहा है और वो कर रहा है, ये सबको पता है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। हम भी यहाँ पे बैठ के ये कहें कि नहीं नहीं इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है, इंडिया आगे नहीं जा रहा, उस पोजीशन पे नहीं है, ट्रंप ने ठीक कहा है। नहीं भाई, जो रियलिटी है वो है, इंडिया ऊपर जा रहा है, इसके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। और ये क्यों नहीं मान रहा ये आप लोगों को भी पता और सबको पता है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।